एंशिएंट हिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें एग्जाम को जब क्लियर करना होता है, हमें उसमें पीएचडी नहीं करनी होती, हमें क्या करना होता है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपका यही अप्रोच होना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद दूसरी हिस्ट्री हमारी आती है मिडेवल हिस्ट्री, ठीक है। अब एक कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है वो भी आपको समझाऊंगी। दूसरी हिस्ट्री आती है हमारी मिडेवल हिस्ट्री, और लास्ट हिस्ट्री थर्ड हमारी कौन सी है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये तीन अलग अलग पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड करा गया है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडेवल। कुछ लोगों का कहना है ऑन द बेसिस ऑफ रूलर इसका कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है। दोनों तरह से समझाती हूँ इनका मतलब क्या है, क्यों हमने एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न में बदला है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपने कौन कौन से रिलीजन के बारे में सुना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियज्म आ रहा है ना। तो जिसने इसको रिलीजन के बेसिस पे कैटेगराइज किया है, उनका कहना है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड था, वहां पर हमारा क्या था, वहां पे हमारा, आपने सुना होगा हिंदुइज्म, सैविज्म सबसे पुराना आपका कल्चर है, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड के कंटेम्प्रेरी हमारे बुद्धिज्म और कौन चलते हैं, जैनिज्म चलते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जो एंशिएंट पीरियड है वहां पर हमारा कोई भी आपको मुस्लिम रूलर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने जितने भी रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, आप इन्हीं कैटेगरी से बिलोंग करते हुए रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, इसलिए पहला कैटेगराइजेशन कर रखा है इस बेसिस पे, ठीक है। मिडाइवल इंडिया जब होती है, यहाँ पर हमारे पास कौन आते हैं, यहाँ पर हमारे पास मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है। आ रही बात समझ में, गौरी आएगा, गजनी आएगा, अलग अलग रूलर्स आएंगे और लूट के चले जाएंगे हमारे भारत को, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री जो लास्ट पीरियड है, यहाँ पर हमारे पोर्तुगीज आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, ये सब आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये कौन सा रीजन लेके आते हैं, क्रिश्चियनिटी इज द प्रोमिनेंट रीजन इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। आज भी आप गोवा के एरिया में जाओगे तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा क्रिश्चियन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, बिकॉज वो आपका उनका क्या है, पर्टिकुलर रिलीजन है जो ये लोग पहुंचा के गए वहां पे, ठीक है। तो पहला कैटेगराइजेशन तो ये कर रखा है, ठीक है। दूसरी कैटेगराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे कैटेगराइजेशन का कहना है कि एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न जो है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हिंदू का पूरा रूलर जो हम पढ़ेंगे, मिडेवल में पूरा का पूरा रूलर जहां पे हम पढ़ेंगे मुस्लिम्स के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में जो हमारे इंडिया में हुए थे। इट इज क्लियर, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो अब बताती हूं मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पहले का टाइम पीरियड। ये तो हमारी हिस्ट्री है जहां से शुरू होती है, इससे पहले का भी हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है, वो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से पहले का टाइम पीरियड कौन सा था उसको ध्यान से समझिए। हिस्ट्री कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट होती है। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड हमारा हिस्ट्री से पहले का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें भी ये वो समय है जब हमारे अर्थ नई नई बनी, ऐसे समझिए। यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमंस है जिनके बहुत, कोई कपड़े भी नहीं पहनते हैं, नॉर्मल बड़े बड़े बाल हैं उनके। सोचिए ना आप, आज से बहुतों हजारों सालों पहले की बात है जब कुछ थी नहीं, कुछ फैसिलिटी नहीं थी, लोग क्या पहनेंगे, आप सोचिए, खुद से सोचिए, है ना। तो ये वो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर भी अलग अलग युग आए, जैसे आपने देखा होगा पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर आया आपका मेसोलिथिक, फिर आया उसके बाद आपका नियोलिथिक, उसके बाद अगला युग आता है आपका नियोलिथिक, और लास्ट आता है हमारे पास कैल्कोलिथिक, ठीक है। क्या है ये अभी बताती हूँ। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक। जो पैलियोलिथिक एज है ये सबसे पुराना टाइम पीरियड है। ये समझिए आप, वो टाइम पीरियड है, इस समय पे लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या खाना है, क्या रहना है, क्या करना है। ये लोग कंप्लीटली हंटर गैदर थे, हंटर और गैदर थे। तो हंटर और गैदर का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े लार्ज उसमें ग्रुप में जाते थे, पत्थरों से मारते थे जानवरों को और शिकार करके ले आते थे, ठीक है। तो एग्जाम में ये आता है कि सबसे पुराना काल, सबसे पुराना युग कौन सा था, हमारा था पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इसी को हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लार्ज लार्ज पत्थरों का ही हम लोग यूज करते थे। क्लियर हो रही है चीजें। अब उसके बाद आज प्रेजेंट में कहां कहां पर इसकी साइट्स फैली हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा युग आता है हमारा मेसोलिथिक। तो खुद सोचो, पैलियोलिथिक से कुछ चेंज हुआ होगा इसलिए नया युग मेसोलिथिक आया। तो मेसोलिथिक में क्या होता है, मेसोलिथिक में यहाँ पर हम लार्ज स्टोन की जगह पर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल स्टोन का यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले बड़े पत्थरों को मार के ऐसे जानवरों का शिकार करते थे। अब इन्होंने, इंसान क्या करता है, जब वो प्रैक्टिकल चीजें करता है ना तब वो सीखता है ना, सीखते हैं। हम लोग भी खुद जब प्रैक्टिकल गलती करते हैं तभी सीखते हैं। तो ये लोग
भी ऐसे सीखते थे, जब इन्होंने देखा कि बड़े पत्थर तो उठाने में बहुत भारी हो रहे हैं भाई, इनको तोड़ते हैं और छोटे छोटे तिकोने पत्थर बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, तोड़ तोड़ के एक इस तरह के साइज के पत्थर बनाने लगे, जिसको हम लोग कहने लगे माइक्रोलिथ। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जहां पे इसका इन्वेंशन हुआ। अब क्या हुआ, ये तिकोना है, डायरेक्ट मारेंगे, डायरेक्ट एनिमल आपका हंटर जो भी है मर जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां से नया युग शुरू हुआ, तो हमारा आता है मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक एंड होते होते ह्यूमन ने फायर का भी इन्वेंशन कर दिया था। फायर कैसे इन्वेंशन किया, उनको पता था कि आगे से जलती है? नो, वो रब कर रहे थे, दो स्टोन्स को करने के लिए मेसोलिथिक का एक टुकड़ा बना रहे थे। जब रब करते गए तो देखा कि चिंगारी आई और वहां से आपकी आग लगी। आज भी आप देखोगे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो इसी उस पे जीती हैं, ऐसे ही कल्चर और सिस्टम को आज भी फॉलो करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज आपका कौन सा एज है? नियोलिथिक एज आपका वो टाइम पीरियड है जहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, लोगों ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, अब यहां से लोगों ने आपके कपड़े पहनने भी स्टार्ट कर दिए थे। तो उस समय तो कोई ब्रांड था नहीं, तो लोग क्या करते थे, एनिमल की स्किन का, पत्तों का यूज करते थे अपने आप को ढकने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे कैलकोलिथिक एज आया ना, तो कैलकोलिथिक आते आते इन लोगों ने स्मॉल टाउन बनाना शुरू कर दिया था। क्यों करा स्मॉल टाउन बनाना शुरू? देखो, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको एक ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा जहां पर आपका नियर बाई क्या होगा, रिवर होगी। क्यों? क्योंकि आपको पानी चाहिए ना खेती करने के लिए। तो आपको वहां पे अगर खेती उगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैठ के देखना भी तो पड़ेगा उसके लिए, तो रहना पड़ेगा ना उस जगह पे। तो इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने रहना स्टार्ट किया तो उन्होंने छोटे छोटे हट टाइप के घर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो वहां से हमारा इन्वेजन हुआ स्मॉल टाउन्स का, जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे कैलकोलिथिक पीरियड में शुरू होता है। तो जो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर हुआ था, नाउ एग्जामिनर वाज आस्क्ड कि पहली कौन सी क्रॉप थी भाई जिसको हम लोग करते हैं। अभी इंटरनेशनल मिलेट्स प्रोग्राम ला रहा है गवर्नमेंट इन क्रॉप्स को आगे बढ़ाने के लिए। बाजरे, उसके बाद गोट, ये सब एनिमल्स का भी उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? तो यहां से हमारी कैलकोलिथिक पीरियड से हमारी शुरू होती है फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम भी है, और इसी सिविलाइजेशन से हमारी शुरू होती है हिस्ट्री। ठीक है, ऐसा क्यों? इससे पहले वाले इस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। जितनी भी चीजें बताई गई है सब के सब आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन से बताई गई है, जिसमें हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं और डेंड्रोलॉजी का यूज करते हैं। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? हम नंबर ऑफ ट्री रिंग्स, कभी आपने पेड़ की उसको देखा होगा, जब आप उसको देखोगे तो उसमें ऐसे से आपके बने होते हैं, तो उस नंबर ऑफ रिंग्स को देख के हम लोग बता देते हैं कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमें कैलकोलिथिक पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है, इन सारे के सारे पीरियड में हमने यही चीजें यूज करी। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी है वो डेटिंग मेथड जिसका हम लोग यूज करते थे इनको फाइंड करने के लिए। तो हम लोग कौन सी मेथड का यूज करते थे, ध्यान रखना, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्री रिंग्स को हम लोग काउंट करते थे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स को हम लोग काउंट करते थे। और दूसरी मेथड हमारी थी कार्बन डेटिंग। ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, डेंड्रोलॉजी और व्हाट इज डेंड्रोलॉजी एंड व्हाट इज कार्बन डेटिंग। क्लियर? चलो अब आते हैं हम अपने फर्स्ट उस पे, जहां पे आपको मैंने बताया इससे पहले का टाइम पीरियड, दैट इज प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। पूरी क्रोनोलॉजी आप आज की क्लास में सीख जाओगे, प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। ठीक है, ये वही टाइम है जहां पे लास्ट एज आपका कौन सा था, अभी आपको मैंने समझाया लास्ट युग या लास्ट एज कौन सा था आपका, कैलकोलिथिक पीरियड बताया ना। कैलकोलिथिक पीरियड के बाद से ही आपका क्या हुआ, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हमारी शुरू होती है। क्लियर? तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहली सिविलाइजेशन हमारी जो थी, सबसे पुरानी सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या आईवीसी की नाम से ये बहुत फेमस है। ठीक है, अब समझाती हूँ आपको आईवीसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। व्हाट इज एक्चुअली आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसका नाम रखने के पीछे रीजन है। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है, अब क्या हुआ देखो, बहुत पहले लोगों को नहीं पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की भी कोई सिविलाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। जब यहाँ पर आपका रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी बनाने लगी तो अलेक्जेंडर करके एक पर्सन थे, जिनको जब वो एग्जीक्यूट करने लगे, रेलवे की खुदाई करने लगे, तो उनको कुछ पॉट दिखे। ठीक है, फिर जब उन्होंने और खुदाई करी तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से क्या किया, परमिशन लिया कि हमें क्या करिए, हमें परमिशन दीजिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट सोसाइटी हुआ करती थी। जब उन्होंने एग्जीक्यूशन किया, ढूंढा और खुदाई करी, तो वहां पे डिफरेंट वेराइटी के पॉट और बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जिससे ये गेस किया गया कि शायद यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन होती होगी। तो जब इस पे काम करना स्टार्ट किया गया तो बोला गया कि जहां पर मुझे पहली साइट मिलेगी मैं उसी के नाम पे इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखूंगा। तो पहला साइट जो मुझे मिला वो कहां पर मिला, मुझे हड़प्पा में मिला। हड़प्पा उस समय पंजाब में हुआ करता था, पंजाब वाज द पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, आज नहीं है, आज ये पाकिस्तान में, बट उस समय ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो हड़प्पा में मिला, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं।
और दूसरा इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो ये हमें साइट मिली ना, ये पूरी की पूरी हमें नदर्न एरियाज में ही मिली, मतलब आपको सदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में नहीं देखने को मिलेंगी। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ, दिस इज अ वेरी रफ डायग्राम, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देती हूँ। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये देखिए अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये वाला पूरा जो एरिया है ना, ये यहीं फैली हुई है। तो हमारे यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है उसमें इंडस इज दी मेन रीजन। तो ये पूरी की पूरी आपकी सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास ही बसा हुआ है, उससे दूर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इंडस के आसपास ही ये पूरी सिविलाइजेशन बसी है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इस सिविलाइजेशन वर्ड रखने के पीछे भी ना रीजन है। इससे पहले वाले एज में मैंने क्यों नहीं सिविलाइजेशन बोला, क्यों हमने इसको फर्स्ट सिविलाइजेशन बोला, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। एग्जाम में आता है फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कौन सी थी, तो वो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। क्यों बोला इसको हमने सिविलाइजेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे ना, सिविलाइजेशन वर्ड तब यूज किया जाता है जहां पर लोग 100% पीसफुली रहते हैं, 100% आपका सेंट्रल के थ्रू रहते हैं, किसी की भी यहाँ पे डेमोक्रेसी, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलती है, लोग कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं जानते हैं, एकदम सिंपल सिविलाइज्ड पर्सन है। सिविलाइज्ड पर्सन और नॉन सिविलाइज्ड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, सिविलाइज्ड पर्सन आर वेल एजुकेटेड, वेल टैलेंटेड, वेल नॉलेजेबल, है ना, उनको एक रहने का तरीका पता होता है। और अनसिविलाइज क्या होता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे लोगों ने तरीका सीख लिया था जिंदगी जीने का। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट स्टेज कैलकोलिथिक था, तो वहां से मेरे लिंकअप शुरू हो गए नई सिविलाइजेशन के लिए। वहां पे ही लोगों ने घर बना के रहना सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पर मेरा टर्म क्या यूज किया गया, दैट इज सिविलाइजेशन। क्लियर, चलो अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब यहां से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, पहले तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि सोर्सेस क्या थे, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या थे, सिटाडिल क्या था, यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ मिले, हमें बहुत सारी चीजें मिली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, हम आने वाले सेशंस में इसको करेंगे। आज मैं आपको जस्ट एक क्रोनोलॉजी बता रही हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका यहाँ पर फॉरेन में आर्यंस आते हैं। ठीक है, आर्यंस आते हैं तो इन सबको मार के खत्म कर देते हैं, तो आर्यन वैदिक पीरियड हमारा शुरू होता है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड के कंटेम्प्रेरी हमारे इंडिया में क्या चलता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म चलता है। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म आर दी टू मेन प्रोमिनेंट रिलीजन आपको पता होगा क्यों थे, ये कौन थे, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म कौन थे। गौतम बुद्धा जो थे आपके, ये क्या करते थे, ये आपके प्रीच करते थे, ये अपनी सभाएं बनाते थे, लोगों को आपका अवेयर करते थे कि कैसी चीजें हैं, क्या है। उस समय क्या था ना, एंशिएंट टाइम पे बहुत ज्यादा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, तो उससे बचने के लोगों ने क्या किया, अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा, तो लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ ज्वाइन करने लगे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईबीसी के बाद अगला इंपॉर्टेंट है हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से कि उनकी कहाँ कहाँ पे सभाएं हुई थी, कहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था, कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। इवन इससे जैनिज्म से भी आते हैं, जैनिज्म कौन थे, ये तीर्थंकर हुआ करते थे। तीर्थंकर कौन होते हैं, वॉन्डरिंग टीचर, जो घूम घूम के लोगों को आपकी क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड, ऐसे हम इसको करते रहेंगे। और यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट एम्पायर के बारे में पढ़ना है, एक है हमारा मौर्यन एम्पायर, बाकी भी पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर, उसके बाद दूसरा हमारा आता है गुप्ता एम्पायर। ये दो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है पूरी हिस्ट्री में। ठीक है, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, क्या क्या इन्होंने पॉलिसीज लाए, क्या क्या इन्होंने किया। गुप्ता एम्पायर और इसके साथ ही हमें सदर्न पार्ट की हिस्ट्री भी देखनी होती है बेसिकली, कि वहाँ पे मेसोलिथ क्या था, मेसोलिथिक टर्म किसको यूज हम लोग करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इस तरह से हिस्ट्री को प्रोसीड करेंगे आगे, आईबीसी, ये सारी चीजें। और लास्ट रूलर जो था एंशिएंट हिस्ट्री का, वो था आपका हर्षवर्धन। उसकी डेथ के बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर ये काम आपकी, ये ऐसे ऐसे चलते रहेगा, कि ध्यान रखना, इसलिए मैं एक ही मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ। ये आपका कैसे चलेगा, इसके बाद हमारा ये आएगा, फिर हमारा ये आएगा, इस तरह से ये क्रोनोलॉजी हमारी चलती रहेगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, इस तरह से हमारा ये प्रोसीड होते रहेगा आगे की तरफ। ठीक है, नाउ आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। मिडाइवल हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहां पे मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ था। तो पूरी मिडाइवल हिस्ट्री में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पढ़नी है पूरी मिडाइवल हिस्ट्री में। तो मिडाइवल हिस्ट्री में बेसिकली किस चीज के बारे में बात होती है, यहाँ पर हमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है मिडाइवल हिस्ट्री में। यहाँ पे हमें दिल्ली सल्तनत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मैं यहाँ पे छोटा सा स्पेस के लिए वो लिख देती हूँ, दिल्ली सल्तनत। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है, आपने देखा होगा बहुत फेमस सीरियल जोधाबाई, अकबर,
सुना है इनके बारे में? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, ये सब सुना होगा ना आपने। तो ये कौन थे? ये सब मुगल्स थे आपके, ठीक है। तो हमारे लिए एंड मिडाइवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत और मुगल, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, क्या क्या उसमें। रजिया सुल्तान पहली फीमेल जो थी वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, दिल्ली सल्तनत से। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, अलग अलग इसके अंदर डायनेस्टीज थी, ठीक है। ये ध्यान रखना मिडाइवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में। नाउ अब आते हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे डिवाइडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री है, जिसमें हमारे पास आईबीसी, वैदिक पीरियड, जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, ठीक। मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, सबसे ज्यादा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे होंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, आप सबको पता होगा कि गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए। तो जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में, वो इंडिया वापस आए थे, ठीक है। वो वकील थे, वहां पर अपने दोस्त की फरमाइश पे वो वहां पे लड़ाई करने, केस लड़ने गए थे। तो इसीलिए अंग्रेजों को उनकी ताकत के बारे में पहले ही पता था जब उन्होंने इंडिया में एंटर किया, ठीक है। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका वो है जिसमें हम लोग कह देते हैं बिफोर गांधी। बिफोर गांधी का मतलब क्या है, ये वो पीरियड है जिसमें गांधी जी इंडिया में नहीं है। सेकेंड पीरियड आपका आता है आफ्टर गांधी। ये वो पीरियड है जहां पर गांधी जी क्या कर रहे हैं, इंडिया में आते हैं और हमारे यहाँ पे अलग अलग रिवोल्ट और अलग अलग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आफ्टर गांधी वाला जो टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग, इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। यहाँ पर हमारे अलग अलग हमें टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना होगा बहुत फेमस जलियांवाला बाग मैसाकर, खेड़ा सत्याग्रह, चौराचेरी इंसिडेंट्स, वो सब क्रोनोलॉजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1915 के बाद वाली बात है। उससे पहले जो पीरियड है, जो बिफोर गांधी वाला टाइम पीरियड है ना, तो बिफोर गांधी वाले टाइम पीरियड में हमारे पास क्या चीज थी, बिफोर गांधी वाला हमारा जितना भी टाइम पीरियड है उसमें हमारे पास कुछ चीजें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, हमारे पास फॉरेन इन्वेजन आए, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन हुआ। फॉरेन इन्वेजन में क्या हुआ, सबसे पहले कौन आए, पोर्तुगीज आए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कौन आए, ब्रिटिशर्स आए, फिर कौन आए, डच आए, फिर कौन आए हमारे पास, फ्रांस। तो ये चार पावर का हमारे यहाँ पर क्या हुआ, आगमन हुआ, एक के बाद एक आते गए। क्यों आए अभी समझाती हूँ, ठीक है। आफ्टर गांधी वाला टाइम पीरियड कौन सा है, यहाँ पर गांधी जी जब वो इंडिया में आते हैं तो एक साल तक वो कोई भी आंदोलन नहीं करते। वो क्या करते हैं, पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं। वो देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अभी इंडिया की। तो जब एक साल तक वो देख लेते हैं, उसके बाद वो आपका क्या करते हैं, आपका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो पार्टिसिपेशन लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारी लड़ाई असली शुरू होती है। वहीं से हमारे अलग अलग चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो वो सब चीजें यहाँ पे करते हैं। लास्ट मूवमेंट, लास्ट बैटल, जब गांधी जी थे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट बैटल हुई थी, लास्ट वॉर कहते हैं, जो हमने लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। वो था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट अंतिम वॉर था। इसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, दैट इज 1942 में, ठीक है। इसके बाद हमें आज़ादी दे दी गई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लास्ट बैटल कौन सी थी, ये कौन सी थी, हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर गांधी वाले पीरियड में। तो ध्यान रखना आफ्टर 1915 के बाद की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बिफोर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, पोर्तुगीज आए। अब देखो क्या हुआ, आज जैसे हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए फ्लाइट का यूज करते थे, उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, आपने सुना होगा भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने ना। क्या है उसके पीछे का रीजन, देखिए उस समय तो हमारे पास ऐसे ट्रेड रूट नहीं हुआ करते थे कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाइट में जा सके। हम लोग सी रूट का यूज करते थे। तो कोलंबस और वास्को डी गामा निकले टहलने पे, तो क्या हुआ, कोलंबस घूमते घूमते पहुंच गया अमेरिका, वास्को डी गामा पहुंच गया इंडिया। तो अब बताओ मुझे, उस समय अगर वो सी रूट का यूज करे तो कौन से स्टेट में आएंगे सबसे पहले वो लोग, आपके वही स्टेट में आएंगे ना जो सी के कोस्ट पे है, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यहाँ पे मुंबई में। इधर तो नहीं है, मुंबई तो इधर कोस्ट पे, इधर तो नहीं आएंगे ये वाले एरियाज में जो आपके कोस्ट पे नहीं है, लैंड में है। क्यों, क्योंकि सी रूट का यूज करें तो सबसे पहले ये आते हैं आपके गोवा में, इधर आते हैं, आपके बेस बनाना शुरू करते हैं। तो जब ये आए पहली बार तो क्या हुआ, इनका बहुत वेलकम किया गया वहां के राजा के द्वारा। अरे फॉरेन आए हैं, बहुत अच्छे टर्म्स एंड रिलेशंस होने लगे। फिर क्या हुआ, फॉरेन में यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा आपके मसालों की डिमांड थी, बिकॉज आपको पता है ये लोग नॉन वेजिटेरियन
वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पहले से ही, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप उसमें मसाले हल्दी वल्दी लगा लेते हो तो आप काफ़ी टाइम तक उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ से जब इंडिया में, आपको पता है केरल ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्पाइसेस का हब है, आज से नहीं बहुत पहले से, ठीक है। तो ये क्या करने लगे, ये पोर्तुगीज क्या करने लगे, जो सबसे पहले आए थे इंडिया में अपना रुतबा दबाने के लिए, इन्होंने क्या किया, यहाँ से वो सस्ते दाम में हमारे प्रोडक्ट को ले जाते थे और वहां पे दुगने रेट में उसको बेच देते थे। तो अब क्या होगा, आप बताओ, आप अचानक किसी कंट्री में जा रहे हो ट्रेड करने के लिए, आपको धीरे धीरे वहां की चीजें बहुत ज्यादा रेट में मिल रही हैं, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा अरे मैं तो बहुत ज्यादा अमीर बन रहा हूँ। तो इनके जो है ये पैसे वाले बनते गए, क्यों, क्योंकि यहाँ से सस्ते दामों में ले गए, वहां ये बेचने लगे महंगे दामों में। अब इनका लालच सीमा जो है वो बढ़ने लगा कि यार हम तो बहुत ज्यादा कमा लेंगे ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे नई नई पॉलिसीज लाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे ये अपना क्रूर रूप दिखाने लगे, क्योंकि इन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने लगे, ठीक है। तो इनको देखकर फिर बाकी लोग भी आने लगे, जो बाकी एम्पायर्स थे, जो बाकी उसमें वर्ल्ड में पावर्स थी, जो ब्रिटिशर्स हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ये लोग भी आने लगे कि हम भी देखते हैं भाई ऐसा क्या है इंडिया में, हम भी चलते हैं। तो ये लोग भी आपके चलने लगे, ठीक है। अब कौन कौन सी पावर मैंने आपको बताई, तो सबसे पहले तो पोर्तुगीज आए थे, ये लोग टोबैको लाए थे, टोमेटो लाए थे। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है कि पोर्तुगीज क्या लेकर आए थे, तो ये चीज ध्यान रखना है। और किस चीज का ट्रेड करते हैं, स्पाइसेस का जनरली ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो अगली पावर है ब्रिटिश के बारे में तो आप सबको पता है। उसके बाद डच भी आए, डच कुछ समय तक रहे बट जल्दी उनका एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बहुत अच्छी आपकी वॉर चलने लगी। अब क्या हुआ ना, जब इस तरह से ये मार्केट ऐसे ही काम करने लगा, बाकी लोग भी ऐसे ही आने लगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, मैंने आपको बताया पोर्तुगीज, ब्रिटिशर्स, डच और फ्रेंच। अब ये चारों जो एम्पायर है ना, इनकी आपस में ही राइवलरी होने लगी सुपरमेसी को लेके। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब चारों तो एक साथ नहीं व्यापार कर सकते इंडिया में, क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो गए। अब इन चारों ने कहा कि हम में से जो सबसे ताकतवर रहेगा वही इंडिया में ट्रेड करेगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इनकी आपस में ही लड़ाइयां होने शुरू हो गई, ठीक है, ठीक है। तो इनकी आपस में लड़ाइयां होना शुरू हो गई और ये डिसीजन हुआ कि जो सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा वही आपका इंडिया में रूल करेगा। तो लास्ट में सारों को हरा के कौन जीतते हैं, हमारे पास ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने रह जाते हैं और आपका क्या करते हैं, 1600 में ये आए थे इंडिया में एज एन ट्रेड के लिए आए थे, ठीक है। बट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हमारा बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, अब ब्रिटिशर्स के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। 1600 में ये एज एन ट्रेड आए थे, ठीक है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसके बाद इनको ट्रेडिंग राइट मिल गए, ठीक है। ट्रेडिंग राइट मिल गए आपको इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना साम्राज्य जमाना शुरू किया। तो यहाँ से इन्होंने अपनी फिर फर्स्ट फैक्ट्री बनाई, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री बनाई। तो इस तरह से ये अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते गए और यहाँ पर आपका बढ़ाते गए। तो बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने क्या किया, पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर लेने लगे, पास लेने लगे और यहाँ पे आके इंडिया में अपना ट्रेड करने लगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने इंडिया के ऊपर पूरी तरह से अपना साम्राज्य दबा दिया, जमा के रख दिया। तो बाद में फिर आपका दूसरा पीरियड शुरू होता है जहां से हमारे गांधी जी एंटर करते हैं। तो गांधी जी जहां से एंटर करते हैं 1915 के बाद, वहां से हमारी अलग प्रोटेस्ट चलती है, जिसमें हमारा क्या होता है, उसमें जनरली हमारे जितने भी ये सब चीजें थी उसको धीरे धीरे वो सॉल्व करते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाते हैं, अलग अलग रूल्स लाते हैं। उनका सबसे सिंपल फंडा क्या था, कोई तुम्हें एक गाल दे तो तुम दूसरा भी दो, ऐसे तो होता नहीं आज के टाइम पे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपकी एकदम बिल्कुल शांत तरीके से आपका आंदोलन किया, बिल्कुल भी आपका हल्ला, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा, उस पर ये बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ये बिलीव करते थे कि हम धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलो फिर अब एक बार मैं आपको पूरा समरअप कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया, कैसे हमारी आने वाली क्लासेस प्रोसीड होंगी, तो कि आपके माइंड में एक क्रोनोलॉजी डेवलप हो ही रहेगी, ठीक है, कि कैसे हमारी चीजें चलनी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने आपको बताया, इसको हमें डिवाइड करा है दो पार्ट्स में, बिफोर गांधी, दूसरा पार्ट है आपका आफ्टर गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बिफोर गांधी में अलग अलग रूलर्स आए, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, डच आए और फ्रांस आए। आफ्टर गांधी में हमारे यहाँ पर रिवोल्ट होना शुरू होता है। तो रिवोल्ट में मैंने आपको बताया लास्ट इज 1942 का आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। तो चलो अब एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लो कि कैसे हमें आगे आने वाली क्लासेस में हमें प्रोसीड करना है। तो एक क्रोनोलॉजी माइंड में डेवलप हुई कि व्हाट इज हिस्ट्री,
और कैसे इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, कैसे हमें इसको कवर करना है, कैसे ये टॉपिक आपका प्रोसीड होगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे अपनी क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री से पहले वाला जो टाइम पीरियड है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, यहाँ पर भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी बिकॉज दिस पीरियड इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पूछता है कि वो कौन से प्लेसेस में आज भी इसके एविडेंसेज हैं, पैलेयोलिथिक के कहाँ पर है, मेसोलिथिक के कहाँ पर है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में हम समझेंगे सारे एज कैसे हैं। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे अपना आईवीसी, फिर वैदिक पीरियड। आईवीसी से इसकी साइट्स कहाँ पर हैं, वहाँ पे कौन से गॉड और गॉडनेस थे, कौन से एनिमल का ये लोग डोमेस्टिकेशन करते थे। ये लोग जनरली आपकी नेचर की वर्शिप करते थे, तो नेचर में किसके करते थे, पीपल के, ट्री की करते थे, सब क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया, इसके बाद आर्यंस आते हैं, आर्यंस सारे इन्वेजन करके सब खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके कंटेम्प्रेरी दो रीजन स्टार्ट होते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका दूसरा गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। देखो जब कोई बहुत पावरफुल हो जाता है ना, तब उसके नाम के आगे एम्पायर लगा जाता है, वरना जनरली क्या होती है, डायनेस्टीज होती हैं। ये भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक। उसके बाद सेकंड पीरियड हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज मिडाइवल हिस्ट्री। तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपको मैंने बताया, यहाँ पे मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है। आपने सुना होगा गौरी गजनी हमारे सोमनाथ टेम्पल को इतना लूट कर गए, इतने बार 16 बार लूटा फिर भी नहीं लूट पाए, है ना। जब वापस जा रहे थे तो उनकी डेथ हो गई। आपको पता होगा जितने भी आज फोर्ट्स बने हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और किसने बनाए थे, आपके इल्तुतमिश ने, जितने भी आज हमारे कुतुब मीनार है, ये सब चीजें हम देखेंगे, कौन सा फोर्ट किसने बनाया था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा आता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर सारी की सारी टॉपिक्स। उसके बाद हमारे मुगल्स में बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब पढ़ेंगे। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा जहांगीर, ऐसे करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट पीरियड जो है वो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने आपको समझाया, दो पीरियड में हमारी डिवाइडेड होती है। एक होती है हमारी बिफोर गांधी और दूसरी होती है हमारी आफ्टर गांधी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कैसे हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आई कि कैसे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री है क्या और किसने इसको, कैसे इसको बताया गया है, कैसे इसको हमें पढ़ना है, किस तरह से हमारी क्लासेस चलेंगी, सब क्लियर हुआ। आपको फिर भी कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा ना, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि कैसे चलना है, तो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। सबसे पहले एक बार लास्ट में बता देती हूँ, प्री हिस्टोरिकल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैंने आपको बताए अलग अलग फेज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बताया मैंने सबसे पहले आपका आईवीसी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया दैट इज वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद मैंने आपको बताया जो मैं अगला इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मौर्यन एम्पायर, और लास्ट वाला इज गुप्ता एम्पायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है, सारे के सारे हमारे यहाँ पे कौन आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल्स पढ़ने हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में बिफोर गांधी और आफ्टर गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं मैंने आपको बताया, पोर्तुगीज आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं और फ्रेंच आते हैं, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखना। आफ्टर गांधी में लास्ट वॉर इज 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसके बाद हमारा क्या हो गया था, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। आई बात समझ में? आपको कहीं पर भी स्टिल कोई डाउट हो तो यू जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही हम प्रोसीड करेंगे। तो मैंने आज आपको क्लास में एक पूरा ओवरऑल आइडिया दे दिया व्हाट इज हिस्ट्री और कैसे हमें इसको प्रोसीड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।